आज हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में। सेल बायोलॉजी समझ लेना कि एक ऐसा चैप्टर है जो कि अगर नीट की जो तैयारी करने वाले होते हैं उनके लिए करीब ये 45 घंटे का होता है, लेकिन जो सिविल सर्विस या अन्य जो तैयारी करने वाले होते हैं उनके लिए तो 2-2.5 घंटे का ये क्लास होता है। कभी एक ज़माना हुआ करता था जो सेल बायोलॉजी के ही नाम से खूब क्लास चला करते थे और इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आया करते थे, लेकिन अब इसका जैसे सभी का अपना टाइम पीरियड होता है, आज इसका टाइम पीरियड समाप्त हो गया है। अब तो सेल बायोलॉजी के बारे में ज़्यादा पूछता नहीं, लेकिन फिर भी सेल बायोलॉजी के बारे में हम लोग बहुत कुछ समझेंगे, क्योंकि जीनेटिक्स समझने के लिए सेल के बारे में समझना बहुत ज़्यादा है। तो हम लोग आज शुरू करते हैं सेल बायोलॉजी। एक जमाना हुआ करता था इसका भी सिक्का चलता था, जैसे कहते ना कि एक मेरा समय था, तो सेल बायोलॉजी का अपना एक समय हुआ करता था। इसे कहते हैं कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं? कोशिका विज्ञान। सबसे पहले इसमें कुछ मूलभूत बातों को बता देते हैं। जिनमें कोशिकाओं का अध्ययन किया जाता है उस विषय को कहते हैं साइटोलॉजी। क्या बोलते हैं? साइटोलॉजी। ये याद रखना, पूछा जाता है बहुत बार एग्जामों में। आजकल गरीब एग्जाम वाले यही पूछते हैं कि बताइए भाई, जिनमें कोशिकाओं को अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं साइटोलॉजी। ठीक है, हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका नाम सेल क्यों पड़ा। तो याद होगा कि कोशिका का खोज किसने किया था? इसकी खोज जो है, कोशिका की खोज 1665 में। कब? 1665 में रॉबर्ट हुक नाम था। रॉबर्ट हुक, ये एक ब्रिटिश वैज्ञानिक थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक। इन्होंने कोशिका की खोज की थी 1665 में, कोशिका की खोज की थी। अभी भी एग्जामों में यही पूछता है, कोशिका की खोज। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665। ये वही समय है जब न्यूटन साहब ब्रिटेन में थे और जब उन्होंने सेब के नीचे एक खोज किया था। सेब के नीचे जो अपनी पूरी थ्योरी दी थी, गुरुत्वाकर्षण का नियम या इन सब चीज़ों के बारे में बताया था 1665, इन्हीं के समय में थे, रॉबर्ट हुक के समय में। इस बात पे ज़रा ध्यान देना कि ये एक ऐसा समय था ब्रिटेन में जब वहाँ पे विज्ञान की खोज हो रही थी, जब वहाँ पे नए नए रिसर्च हो रहे थे, और वो भारत के एक ऐसा समय है जब भारत में नए नए भगवान की खोज हो रही थी, यहाँ पे नए नए ईश्वर की खोज हो रही थी। इसलिए इसने औद्योगिकरण का फ़ायदा उठाया था। तो जो हम लोग कहते हैं कि ब्रिटेन ने ये किया वो किया, भारत के साथ अत्याचार किया, सब बातें बकवास है। इन्होंने एक्चुअली अपने यहाँ विज्ञान की शुरुआत कर दी थी, औद्योगिकरण का पूरा फ़ायदा उठाया। तो जो जानते हो कि वर्चस्व की लड़ाई में जो सबसे आगे रहेगा वो तो फ़ायदा उठाएगा, सबसे पहले इसी ने इसलिए उठाया था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। जो कोशिका की खोज की थी वो कोशिका से कैसी थी? मृत कोशिका। एक्चुअली इन्होंने जिस सूक्ष्मदर्शी यंत्र से देखा था, तो उन्होंने प्लांट सेल देखा था। इन्होंने कोशिका देखा था, कैसा देखा था? एक प्लांट सेल देखा था। अगर कभी प्लांट सेल का चित्र बनाया होगा तो प्लांट सेल कुछ चित्र ऐसा होता है। गड़बड़ बन रहा है प्लांट सेल का, तो बस समझ लो ऐसे ही बना रहे हैं। प्लांट सेल, प्लांट सेल का जो बाहरी भाग होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है सेलुलोज का। तो इन्होंने बाहर से देखा था, तो वो बाहर से सेलुलोज दिखाई दिया था। और सेलुलोज को जानते हो कि सेलुलोज जब इन्होंने देखा था बाहर से, ये प्लांट सेल है यानी पौधे की कोशिका, तो इस पर जो सेल वाल होता है, इसका जो बाहरी भाग जो सेल वाल होता है, वो एक लसलसे पदार्थ की तरह दिखाई दे रहा है, एक जेल की तरह। तो इन्होंने उसका नाम जेल न दे के उसका नाम क्या दिया था? सेल नाम दिया था। उसका नाम जेल न कह के क्या नाम दिया था? उसको सेल नाम दिया था। किसने? रॉबर्ट हुक साहब ने। फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? तो 1675, इसमें इसका डेट क्लियर नहीं है, 1675 में जीवित कोशिका की जो खोज की थी वो की थी ल्यूवेनहॉक साहब ने। ल्यूवेनहॉक कब खोज की थी? 1675 में।
और किसकी, जीवित कोशिका की। जीवित कोशिका मतलब पहली बार किसी जीव की कोशिका की खोज की थी, जीवित कोशिका। तो एग्जाम में आज भी यही पूछता है कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, तो उस व्यक्ति का नाम था ल्यूवेन हाक नाम था। ठीक है, ये बातें याद रखना। अब एक आता है इसमें कि कोशिका सिद्धांत यानी सेल थियरी, एक आती है इसमें शब्द सेल थियरी। सेल थियरी में कितने व्यक्ति थे, तो सेल थियरी में नाम याद रखना कि 3 व्यक्ति थे। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था शेल्डन, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था स्वान, और एक व्यक्ति थे जिनका नाम था बिरचो साहब थे। तीसरा व्यक्ति थे जिनका नाम था बिरचो। ये तीनों नाम याद रखना क्योंकि ये सिविल सर्विस में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से व्यक्ति सेल थियरी से नहीं जुड़े थे, यानी कोशिका सिद्धांत से। तो 3 का नाम तो दिया था, एक और नाम दिया था। अगर जो व्यक्ति तीनों का नाम नहीं याद रखेगा तो चौथे को समझ नहीं पाएगा। तो ये तीनों का नाम याद रखना। शेल्डन महोदय ने 1838 में इन्होंने पहली बार बताया था कि जितने भी प्लांट हैं या जितने भी पेड़ पौधे हैं सब किससे मिलकर बने हैं, कोशिकाओं से बने हैं। इनको वैज्ञानिक कहा जाता है। सोचो ना, उस वक्त 1838 के समय में सिर्फ इतना इन्होंने कहा था कि सभी पेड़ पौधे किससे बने हैं, कोशिकाओं से। इनको वैज्ञानिक मान लिया गया था उस दौरान में। मतलब छोटी छोटी बातों को भी यूरोप में कितना बढ़ावा दिया गया। सोचो अगर उस वक्त हमारे भारत में अगर कोई व्यक्ति कहता कि ये हमारी रचना ईश्वर ने नहीं की है, कोशिकाओं से निर्माण हुआ है, उस व्यक्ति को 2 झापड़ मारते और भगा देते, भागो यहाँ से। तो यूरोप में सोचो इतनी छोटी सी बात इन्होंने कहा था कि जितने भी पेड़ पौधे हैं ये कोशिकाओं से मिलकर बना है। मतलब इसका मतलब समझ आ रहा है कि ब्रिटेन में एक छोटी सी बात को लोग बड़ी गहराई से समझने की कोशिश करते थे, इसलिए वो आगे तो रहेगी। फिर स्वान महोदय आए, तो इन्होंने सबसे पहले किसके बारे में बताया था, वृक्ष के बारे में, यानी प्लांट, कि सभी प्लांट किससे मिलकर बने हैं, प्लांट इज मेड फ्रॉम सेल। स्वान फिर उसके महोदय आए 1 साल बाद, स्वान महोदय 1839 में स्वान महोदय ने आया। तो इन्होंने बताया था कि एवरी एनिमल टिश्यू इज मेड फ्रॉम सेल। मतलब पहली बार किसी ने बताया था कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सेल से बने। पहली बार किसने बनाया था, स्वान महोदय ने बताया था। इनको भी उस वक्त बड़ा सम्मान दिया गया। यानी कि ये तो 38 में बनाया शेल्डन साहब ने, और फिर 39 में किसने बताया कि एनिमल, क्योंकि एग्जाम में ये पूछा गया पहली बार किसने बताया था कि सभी एनिमल टिश्यू जो है, टिश्यू मतलब ऊतक, टिश्यू जो है वो किससे बने हुए हैं, सेल से बने हुए, तो वो स्वान महोदय ने बताया था। बस मैं आज बेसिक बता रहा हूँ कुछ बातें ना, इसको समझ बस याद रखे रहना। अब तीसरी बात है बिरचो साहब ने क्या कहा, तो बिरचो साहब ने बताया था, पहली बार बिरचो साहब ने बताया, बिरचो साहब ने क्या बताया कि एवरी सेल ओरिजिनेटेड फ्रॉम प्रीवियस सेल। इन्होंने पहली बार बताया था कि जितनी भी सेल्स होते हैं, जितनी भी कोशिकाएं होती हैं, वो किसी न किसी पुराने कोशिकाओं के विभाजन से ही बनता है। पहली बार किसने बताया था, बिरचो साहब ने। इन तीनों में अगर पूछा जाए कि सबसे बढ़िया किसने कोशिका का व्याख्या किया था, तो बिरचो साहब, सबसे आगे नाम आता है बिरचो साहब। लेकिन इन तीनों व्यक्तियों को कहा जाता है सेल थियरी के जनक कहा जाता है। पहली बार इन तीनों ने बात की थी बहुत अच्छे से इस पर। ठीक है, तो याद रखना कि खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। लेकिन अब एक मामला ये निश्चित है कि आखिर ये सेल होता क्या है, कोशिका होती क्या है। चलो अच्छा, तो जो मैंने अभी सेल थियरी बताया, उस सेल थियरी को याद रखना। अब इतनी बातें तो मैंने कर दी, अब ये नहीं समझ में आया कि सेल क्या होता है, तो अब हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे कोशिका। तो ऊपर थोड़ा सा जगह छोड़े, यहाँ से बताते हैं। सेल, ये सेल जो शब्द है ये अपने आप में बहुत विषयों से जुड़ा हुआ है। तो केमिस्ट्री पढ़ोगे तो उसमें पढ़ोगे सेल कितने होते हैं, तो उसमें पढ़ोगे कि एक प्राइमरी सेल होता है, एक सेकेंडरी सेल होता है। केमिस्ट्री में प्राइमरी सेल कौन होता है, तो जो सूखी बैटरी होती है। और सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, तो जो चार्ज करते हैं, जो चार्ज करके बैटरी चलाते हैं उसे कहते हैं सेकेंडरी सेल। इकोनॉमिक्स में सेल मतलब बेचने में जो यूज किया जाता है। सेल बायोलॉजी में तो सेल शब्द है ही, मतलब ये कई विषयों में सेल है। जियोग्राफी में है जो हेडली सेल, फेरल सेल, अलग अलग जगहों में बहुत ज़्यादा सेल शब्द यूज हुआ है, लेकिन थोड़ा स्पेलिंग अलग होता है। तो सेल, अब हम लोग इसके बारे में बोलेंगे क्या होता है, कोशिका।
हिंदी में कहते हैं इसे कोशिका। तो देखो सेल जो होता है, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कि हम ये मकान है, एक मकान बना देते हैं, ये मकान लग रहा है, मकान ठीक, मकान लग रहा है, थोड़ा सा मंदिर लग रहा है ना, मंदिर, चलो ठीक, उससे मतलब नहीं है। ये मकान किससे मिलकर बना होगा? ये मकान है, ये किसके बराबर है मकान? एक शरीर के समान है। मान लेते हैं कि ये जैसे हमारा बॉडी है, ये मकान किससे मिलकर बना है? दीवारों से। किससे मिलकर बना है? दीवारों से। दीवार से मिलकर बना है ये मकान। इसी प्रकार से हमारा शरीर जो ये किससे मिलकर बना है? अंग से, अंग यानी आर्गन से मिलकर बना है। ये जो वाल है, अब वाल किससे मिलकर बना है? छोटी छोटी ईंट से। किससे मिलकर बना है? ईंट से। ईंट से मिलकर दीवार बना, दीवार से मिलकर शरीर बना। इसी प्रकार से हमारा अंग है, अंग किससे मिलकर बना है? अंग मिलकर बना है ऊतक से। किससे मिलकर बना है? ऊतक से। और इसी प्रकार जैसे ईंट किससे मिलकर बना है भाई? मिट्टी से। किससे मिलकर बना है? मिट्टी से। और ऊतक किससे मिलकर बना है? ऊतक मिलकर बना है हमारे कोशिका से। कोशिका से। किससे मिलकर बना है? कोशिका से। इसका मतलब हुआ कि एक मकान का जो सबसे छोटी इकाई है, जिस प्रकार से वो मिट्टी है, छोटी छोटी मिट्टी से मिलकर ईंट बनेगा, ईंट से दीवार बनेगी, दीवार से मकान, तो इसी प्रकार से कोशिकाओं से मिलकर बनेगा ऊतक, ऊतक से मिलकर बनेगा अंग, अंग से मिलकर बनेगा एक शरीर। ठीक है। अब इसमें से तुम लोगों ने आज तक एग्जाम्पल देखा होगा, ईंट पे आकर रुक जाती है, तो ईंट पे नहीं, मिट्टी पे रुकना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से हम लोग मिट्टी को ईंट में नहीं गिन सकते, इतनी छोटी होती है मिट्टी को, क्या हम किसी मकान में गिन सकते हैं? इसी प्रकार से कोशिका इतनी छोटी होती है कि हम अपने शरीर में गिन नहीं सकते। हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, जब हम माँ के गर्भ में आते हैं, जब निषेचन क्रिया होती है, एक कोशिका रहते हैं, और जब 9 महीने बाद पैदा होते हैं तो 2 अरब कोशिका लेकर पैदा होते हैं। तो सोचो, पैदा होते ही 2 अरब कोशिका लेकर पैदा हुए थे, तो गणना करना तो मुश्किल है ना, इसलिए तो मिट्टी से लेते हैं। तो मिट्टी से ईंट, ईंट से दीवार, दीवार से मकान, जैसे इस कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, और अंग से शरीर बनेगा। अच्छा, एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा उस पर याद रखना, ख्याल याद रहे तो बढ़िया है। कि कोई पूछे कि भाई शरीर क्या है, शरीर से शुरू करते हैं। कोई पूछे कि शरीर क्या है, तो शरीर को बताना कि शरीर क्या है। शरीर जो है ये ऊतकों का समूह है। क्या है? मतलब शरीर को हम छोटा करें तो अंगों का समूह है। किसका समूह है? अंगों का समूह है। अंग से मिलकर क्या बनते हैं? एक शरीर बनता है। अंग से मिलकर क्या बनता है? एक शरीर बनता है। ठीक है। अगर पूछा जाए कि अंग किससे मिलकर बनता है, तो बताना कि अंग जो है वो ऊतक से मिलकर बना है। किससे बना है? ऊतक से। अगर पूछे कि ऊतक किससे बना है, तो बताना कि ऊतक जो है वो कोशिकाओं से मिलकर बना है। किससे बना है? कोशिकाओं से। फिर अगर और हवाबाजी करना हो तो पूछना ऊतक किससे बना है। ऊतक जो है वो मिलकर बना है, ऊतक मिलकर बना है मिश्रण से। जो केमिस्ट्री में पढ़ते हो, मिश्रण से। किससे मिलकर बना है? मिश्रण से। फिर भी मान लो अगर कोशिका किससे मिलकर बना है? मिश्रण से। और पूछा जाए कि मिश्रण किससे मिलकर बना है, तो मिश्रण मिलकर बना है यौगिक, जिसे कहते हैं कंपाउंड। किससे मिलकर बना है? यौगिक से। अगर पूछा जाए कि यौगिक किससे मिलकर बना है भाई, तो कहोगे कि यौगिक मिलकर बना है, इधर से बनाते हैं, यौगिक किससे मिलकर बना है, तो पढ़े होगे अणु से। किससे मिलकर बनता है? अणु से। अब पूछा जाए कि अणु किससे मिलकर बना है, तो बताओगे परमाणु से। किससे मिलकर बना है? परमाणु से। अगर ये पूछा जाए कि परमाणु किससे मिलकर बना है, तो याद रखना 3 चीज़ें याद, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों से मिलकर बना है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन 3 से मिलकर बना है। अब पूछा जाए कि ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किससे मिलकर बना है, तो बताओगे मूलभूत कणों से। किससे मिलकर बना है? मूलभूत कणों से। पूछा जाए कि मूलभूत कण किससे बने हैं, तो याद रहे कि मूलभूत कण जो है ये मिलकर बना है क्वार्क कणों से। छोटे छोटे कण जो होते हैं, क्वार्क कण। अभी इसके आगे वैज्ञानिक नहीं जा पाए हैं, इससे छोटे संरचना के बारे में भी अध्ययन नहीं हो पाया है। तो क्वार्क कण से मूल कण बनते हैं, मूल से बनता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। फिर उनसे मिलकर बना है परमाणु, परमाणु से मिलकर बना है अणु, अणु से मिलकर बना है यौगिक, यौगिक से मिश्रण, मिश्रण से कोशिका, कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। याद रखना, ये जो मिश्रण तक हम अध्ययन करते हैं,
ये केमिस्ट्री में अध्ययन करते हैं। ये जो मिश्रण तक है, मिश्रण यानी क्वार्क कणों से लेकर के अणु परमाणु से होते हुए मिश्रण तक जो हम अध्ययन करते हैं, किसमें करते हैं? रसायन शास्त्र में करते हैं, केमिस्ट्री में करते हैं। फिर कोशिका से ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से शरीर। अच्छा, शरीर से मिलके क्या बनता है? कई शरीर रहेंगे तो शरीर, कई शरीर रहेंगे तो ये हम उसको पढ़ते हैं समूह। क्या बोलते हैं? जनसंख्या। समूह नहीं, क्या बोलते हैं? जब कई शरीर एक साथ आ जाएंगे तो क्या कहेंगे? जनसंख्या। क्या बोलेंगे? जनसंख्या। अब जब कई जनसंख्या आ गए, जैसे मान लो गाय, भैंस, बकरी, बिल्ली, अलग अलग जनसंख्याएं जब एक जगह सब एकत्रित हो जाएंगे, इसे कहते हैं हम लोग समुदाय। क्या बोलते हैं? ये पूरा याद रखना है ये, क्योंकि हमें अलग अलग विषयों में पढ़ना है। उसको तो केमिस्ट्री में पढ़ना है, यहाँ तक शरीर तक हमें बायोलॉजी में पढ़ना है। इसके बाद ये सब इन्वायरमेंट में पढ़ा जाता है। तो समुदाय, जनसंख्या, जब एक ही प्रकार के जानवर जीव उपस्थित हो, जैसे सिर्फ मानव उपस्थित है, हम कहेंगे कि जब मानव की जनसंख्या है। जहाँ सिर्फ भैंस है तो हम कहेंगे कि भैंसों की जनसंख्या है। लेकिन जब भैंस, बकरी, बिल्ली, सब चीज़ के समुदाय उपस्थित, जनसंख्या उपस्थित, तो हम कहेंगे वो क्या है? समुदाय। अब समुदाय प्लस समुदाय के साथ क्या ऐड कर दिया जाए भाई? इन्वायरमेंट को। इन्वायरमेंट मतलब जैसे कि वायु, धूप, पानी, इन सब को जब ऐड कर दिया जाता है, यानी कि ये जीव जंतु तो रहेंगे, साथ ही साथ पर्यावरण को भी ऐड कर दिया जाएगा, तो उसे हम लोग कहते हैं पारिस्थितिकी। क्या बोलते हैं उसे? पारिस्थितिकी। ये हम लोग पढ़ेंगे किसमें? इन्वायरमेंट में। इसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी। क्रम से सब याद रखना। जब सभी मैंने कहा जब इन्वायरमेंट को ऐड कर देंगे समुदाय के साथ तो क्या कहेंगे उसे? पारिस्थितिकी। ठीक है, अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। जब कई पारिस्थितिकी, मतलब जल वाला पारिस्थितिकी, स्थल वाला पारिस्थितिकी, कई पारिस्थिति को एक साथ जब हम जोड़ देंगे, यानी जहाँ पे कई पारिस्थिति मिलते हैं उसे क्या कहते हैं? जहाँ पे कई पारिस्थितिकी मिलते हैं उसे हम लोग कहते हैं बायोम। क्या बोलते हैं? बायोम कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे? बायोम। और जहाँ पे कई बायोम एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, कई बायोम मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र हो गया, तो उसे हम लोग कहते हैं बायोस्फीयर। क्या बोलते हैं उसे? बायोस्फीयर। बायोस्फीयर। जब कई बायोस्फीयर को हम एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे, कई बायोस्फीयर को एक दूसरे के साथ जोड़ देंगे तो बायोस्फीयर से क्या बनेगा? तब बनेगा कोई ग्रह या फिर उपग्रह। कोई ग्रह बनेगा या उपग्रह। जब हम ग्रहों या उपग्रहों को जोड़ लेंगे, ग्रहों या उपग्रहों को जोड़ लेंगे तो क्या बनेगा? एक सौर परिवार, जिसे कहते हैं हम लोग सोलर सिस्टम। क्या बनेगा? सौर परिवार। जब हम कई सोलर सिस्टम को, जब कई सोलर सिस्टम को हम जोड़ लेंगे, जब कई सोलर सिस्टम यानी कई तारों को एक साथ जोड़ लेंगे तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? गैलेक्सी। क्या कहेंगे तब हम? गैलेक्सी। और जब कई गैलेक्सियों को एक दूसरे के साथ हम ऐड कर लेते हैं, कई गैलेक्सी यानी कई तारेगण समूह को हम एक साथ ऐड कर लेंगे, तब क्या कहते हैं उसे हम? यूनिवर्स। क्या बोलते हैं? यूनिवर्स, यानी कि जिसे हम लोग कहते हैं ब्रह्मांड। हिंदी में क्या कहते हैं यूनिवर्स को? ब्रह्मांड। इस यूनिवर्स में हम लोग अध्ययन करेंगे यहाँ पर। अगर तुम्हें तकलीफ हो तो कि तुम्हें ये लगता है कि नहीं तुम धरती पर कोई महान काम करने के लिए, तो सोचो इन जगह से उस जगह पे क्या इसके औकात है। इसलिए अपने आप को बहुत हवाबाजी ना करो, आराम से अध्ययन करो। तो कोशिकाओं के जो ऑर्गेनेलीज हैं यानी कोशिकांग जो हैं, हम कोशिका के भागों का अध्ययन करेंगे कल। और तब तक इतनी बातों को याद रखना, ये सब बातें याद रखना, सब अलग अलग विषय में पढ़ा जाता है। ये वाला याद रखना कि ये सब जो होते हैं, ये सब जो ये ग्रह, उपग्रह, सौर परिवार, गैलेक्सी, यूनिवर्स, ये जियोग्राफी में पढ़ते हैं और इसको फिजिक्स में पढ़ा जाता है। और जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिकी, बायोम और बायोस्फीयर ये पढ़ा जाता है इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट में। और बॉडी तक तो पढ़ते हैं हम लोग बायोलॉजी में। तो ये सब विषय यानी साइंस के जितने हैं उन सभी का ये क्या है? सूक्ष्म रूप है। तो कल हम लोग शुरू करेंगे अब कोशिका के अंग के बारे में। कोशिका में भी कुछ बातें अगर बची होगी जानकारी के लिए तो कल हम उसमें कंप्लीट करवाएंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।